नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम SCERT उत्तराखंड द्वारा मूक 2.0 के तहत ई-सजन चैटबॉट के माध्यम से शिक्षकों का जो प्रशिक्षण चल रहा है उसके चैप्टर 2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। चैप्टर दूसरा है, इसका नाम है बेसिक प्रोडक्टिविटी टूल्स। इस अध्याय में कुल 11 चरण है और ये पहला चरण चल रहा है। इस चरण का नाम है वर्ड प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंट एडिटिंग। इस चरण से रिलेटेड ये PDF है, मैंने इसको पढ़ा। उसके बाद ये वीडियो है, इस वीडियो को देखा और इसके बाद एक क्विज स्टार्ट होती है। पहला प्रश्न है, MS वर्ड में टेम्पलेट्स का मुख्य उपयोग क्या है? मैंने लगाया उत्तर C, पूर्व निर्धारित डिजाइन के साथ दस्तावेज बनाने के लिए। सही उत्तर है। प्रश्न 2 है, MS वर्ड में कौन सा फीचर दस्तावेज को मुख्य विषयों और उपविषयों में व्यवस्थित करने में मदद करता है? मैंने लगाया उत्तर B, आउटलाइन। सही उत्तर है। प्रश्न तीसरा है, टेम्पलेट्स का उपयोग करने से क्या लाभ होता है? मेरा उत्तर है ऑप्शन C, समय की बचत करता है और एक रूपता सुनिश्चित करता है। सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? मैंने लगाया ऑप्शन B, पैरा अलाइनमेंट। ये उत्तर मेरा गलत हो गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो पैरा अलाइनमेंट ना लगा के कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। प्रश्न 5 है, MS वर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? मेरा उत्तर है ऑप्शन B, पाठ्य योजनाएं और वर्कशीट। सही उत्तर है। प्रश्न 6 है, कौन सा टैब दस्तावेज में आउटलाइन दृश्य एक्सेस करने में मदद करता है? मेरा ऑप्शन था C, व्यू। सही उत्तर है। प्रश्न 7 है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग में क्या शामिल होता है? मेरा उत्तर था A, टेक्स्ट का रंग, आकार और स्टाइल। सही उत्तर है। प्रश्न 8 है, टेम्पलेट्स का उपयोग व्यावसायिकता को कैसे बढ़ाता है? मेरा उत्तर है C, सुसंगत और उच्च गुणवत्ता वाला डिजाइन प्रदान करके। सही उत्तर है। प्रश्न 9 है, स्ट्राइक थ्रो विकल्प आपके टेक्स्ट पर क्या प्रभाव डालता है? मेरा उत्तर B है, टेक्स्ट के बीच में एक रेखा खींचता है। सही उत्तर है। प्रश्न 10 है, कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प टेक्स्ट को सामान्य लाइन के ऊपर रखता है? मैंने लगाया है ऑप्शन D, अंडरलाइन। गलत उत्तर हो गया मेरा, आप कोई और लगाइएगा। इस प्रकार इस चरण में मेरे 8 क्वेश्चन सही हुए, स्कोर रहा 80%। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट चरण स्टार्ट होगा। ये वर्तमान चरण संख्या 2 हुआ। इस चरण में ये PDF था, हमने इसको पढ़ा। उसके बाद 2.2 में ये वीडियो था, इसको देखा और उसके बाद हमारा ये प्रश्नोत्तरी शुरू हुई। इस मॉड्यूल की जो प्रश्नोत्तरी है, इसका पहला प्रश्न है, गूगल डॉक्स में कौन सा फीचर आपको पूरे डॉक्यूमेंट में समान फॉन्ट साइज और रंग लगाने की अनुमति देता है? मैंने लगाया ऑप्शन B, स्टाइल्स। सही उत्तर। प्रश्न 2 है, किसी डॉक्यूमेंट में हेडिंग 1 का उपयोग किसके लिए होता है? मैंने लगाया उत्तर A, मुख्य शीर्षक और प्राथमिक खंड। सही आंसर। प्रश्न 3 है, गूगल डॉक्स में स्टाइल्स और हेडिंग लगाने के लिए किस मेनू का उपयोग होता है? मैंने लगाया आंसर C, टूल बार में स्टाइल ड्रॉप डाउन। सही उत्तर। प्रश्न 4 है, किसी लंबे डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट क्या प्रदान करता है? मैंने लगाया ऑप्शन B, अवलोकन और नेविगेशन में सहायता। सही उत्तर। प्रश्न 5 है, गूगल डॉक्स में टेबल ऑफ कंटेंट के कितने मुख्य डिस्प्ले विकल्प होते हैं? मैंने लगाया ऑप्शन A, 2। गलत उत्तर, आप कुछ और लगाइएगा। प्रश्न 6 है, गूगल डॉक में इनमें से कौन सा टेबल ऑफ कंटेंट का स्टाइल नहीं है? मेरा ऑप्शन है A, सादा टेक्स्ट। गलत उत्तर, आप कुछ और लगाइएगा। प्रश्न 7 है, गूगल डॉक्स में कमेंट बॉक्स खोलने का शॉर्टकट क्या है? मेरा उत्तर है D, Ctrl+Alt+T। गलत उत्तर, आप कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। प्रश्न 8 है, कौन सा मोड योगदानकर्ताओं को मुख्य टेक्स्ट बदले बिना सुझाव देने की अनुमति देता है? मैंने लगाया है ऑप्शन C, सजेस्टिंग। सही आंसर। प्रश्न 9 है, कमेंट फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने लगाया है B, टेक्स्ट को बदले बिना नोट्स या प्रश्न छोड़ना। सही आंसर। प्रश्न 10 है, गूगल डॉक्स में वर्जन हिस्ट्री देखने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन B, फाइल। सही उत्तर। इस प्रकार
इस क्विज में मेरे 7 क्वेश्चन सही हुए, मेरा स्कोर रहा 70% और 70% पे क्वालिफाई हो जाता है। अगर 70% से कम रहता है, यानी 10 में से 6 क्वेश्चन होते हैं क्लियर, तो हम फेल हो जाएंगे और हमें दोबारा से कुछ अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चरण की तरफ। चरण नंबर 3 है और इस चरण में ये पीडीएफ हमने पढ़ी, उसके बाद ये वीडियो हमने देखा और उसके बाद इसकी क्विज। पहला प्रश्न है, गूगल शीट में सेल्स को मर्ज करने का उद्देश्य क्या है? मैंने लगाया है उत्तर बी, टू कंबाइन मल्टीपल सेल्स इनटू वन फॉर बेटर फॉर्मेटिंग। आंसर सही। प्रश्न 2 है, आप विद्यार्थी का पता एक सेल में पूरी तरह कैसे दिखा सकते हैं? मैंने लगाया है ऑप्शन ए, यूज ब्रेप टेस्ट। आंसर सही। प्रश्न 3 है, गूगल शीट में विद्यार्थियों के अंकों का औसत निकालने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? मैंने लगाया ऑप्शन सी, एवरेज। सही आंसर। क्वेश्चन 4 है, कौन सा फंक्शन अंकों के आधार पर विद्यार्थियों की रैंकिंग में मदद करता है? मैंने लगाया है ऑप्शन बी, रैंक। सही आंसर। प्रश्न 5 है, कौन सा मेनू विकल्प आपको सेल्स मर्ज करने में मदद करता है? मैंने लगाया है ऑप्शन सी, टूल्स। गलत आंसर। अगर आप इसको देख के लगाते हैं तो कोई और आंसर कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। प्रश्न 6 है, स्प्रेडशीट में डेटा को सही तरीके से संरेखित करने का क्या लाभ है? मैंने लगाया है बी, इम्प्रूव रीडेबिलिटी। मेरा आंसर सही था। प्रश्न 7 है, विद्यार्थियों के रोल नंबर को वर्टिकली सेंटर करने के लिए आप उपयोग करते हैं? मैंने लगाया है ऑप्शन सी, वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल। मेरा आंसर सही है। प्रश्न 8 है, रैप टेस्ट विकल्प क्या करता है? मैंने लगाया ऑप्शन सी, मेक लॉन्ग टेक्स्ट विजिबल इन द सेम सेल। मेरा आंसर सही था। प्रश्न 9 है, कौन सा फंक्शन आपको ग्राफ बनाने में मदद करता है? मैंने सेलेक्ट किया ऑप्शन ए, चार्ट। सही उत्तर। प्रश्न 10 है, कौन सी सुविधा आपको विद्यार्थियों की उपस्थिति का प्रतिशत ज्ञात करने में मदद करती है? मैंने लगाया ऑप्शन ए, काउंटिफ। सही आंसर। इस प्रकार इस मॉड्यूल के क्विज में मेरे 9 आंसर सही हुए, स्कोर हुआ 90%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चरण की तरफ। ये है वर्तमान चरण संख्या 4। चौथे चरण में ये पीडीएफ पढ़ी, उसके बाद ये वीडियो देखा और चौथे चरण की क्विज। चौथे चरण की क्विज में पहला क्वेश्चन है, गूगल शीट में 2 सेल से कुल अंक निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करते हैं? मैंने लगाया ऑप्शन सी, सम C8 G8। सही आंसर। प्रश्न 2 है, किस फार्मूले से प्राप्त अंकों का प्रतिशत निकाला जाता है? मैंने लगाया ऑप्शन बी, ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इंटू 100। आंसर सही है। प्रश्न संख्या 3 है, गूगल शीट में राउंड अप फंक्शन क्या करता है? मैंने आंसर लगाया डी, राउंड्स डेसिमल अप टू नेक्स्ट होल नंबर। सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी विद्यार्थी ने 130 में से 84 अंक प्राप्त किए तो प्रतिशत 2 तक कितना होगा? मैंने लगाया डी, 64.61%। आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस फंक्शन का प्रयोग किसी मान को पूर्णांक में बदलने के लिए किया जाता है? मैंने लगाया ऑप्शन बी, इंट। गलत आंसर। इसका ऑप्शन कोई और सही होगा। प्रश्न 6, प्रोग्रेस रिपोर्ट में प्रतिशत निकालने के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग करते हैं? मैंने लगाया ऑप्शन बी, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। सही आंसर। प्रश्न 7 है, गूगल शीट में दशमलव अंकों को घटाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? मैंने लगाया ऑप्शन ए, डिक्रीज डेसिमल बटन। सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गूगल शीट में फिल हैंडल का क्या उपयोग होता है? मैंने लगाया ऑप्शन सी, कॉपी फॉर्मूलाज टू एडजेसेंट सेल। सही आंसर। प्रश्न 9 है, रिपोर्ट कार्ड में राउंडिंग से पहले दशमलव स्थान बढ़ाने का क्या तर्कसंगत उद्देश्य है? ऑप्शन सी, राउंडिंग से पहले अधिक सटीक मान देखने के लिए। सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सेल रेफरेंस प्रकार ड्रैग करने पर स्वचालित रूप से बदलता है? ऑप्शन सी, रिलेटिव रेफरेंस। सही आंसर। इस प्रकार इस क्विज में भी मेरे 9 क्वेश्चन सही थे, स्कोर 90%। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चरण की तरफ। नेक्स्ट चरण है चरण संख्या 5। इस चरण में हमारा सबसे पहले एक पीडीएफ आया, ये पढ़ा, उसके बाद ये वीडियो आया, इसको देखा और इसकी क्विज की। प्रश्नोत्तरी शुरू हुई। पहला प्रश्न है, गूगल शीट में प्राप्त अंकों के आधार पर ग्रेड निर्धारित करने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयोग किया जाता है? मैंने लगाया ऑप्शन सी, वी लुकअप। गलत आंसर। इसका सही आंसर कुछ और होगा। प्रश्न 2 है, ग्रेड किस स्कोर रेंज से संबंधित होता है? मैंने लगाया ऑप्शन ए, 80 और उससे अधिक। गलत आंसर। बी ग्रेड किस स्कोर
रेंज से संबंधित होता है। अब ये 80 को अलग बता रहा है, तो इसका सही आंसर कुछ और होगा। प्रश्न 3 है, निम्न में से कौन सा फंक्शन प्रतिशत को पूर्णांक में बदलने में मदद करता है। मैंने लगाया ऑप्शन बी इफ, ये भी गलत हो गया। शुरू के 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। चौथा क्वेश्चन था, गूगल शीट में सेल के कोने पर बने छोटे वर्ग फिल हैंडल को खींचने का क्या उद्देश्य होता है। फॉर्मूला, ऑप्शन बी फॉर्मूला को नीचे की ओर कॉपी करने के लिए, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गूगल शीट में औसत अंक निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है। ऑप्शन सी एवरेज, सही आंसर। प्रश्न 6 है, दशमलव को 2 अंकों की शुद्धता में बदलने के लिए कौन सी सुविधा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इंक्रीज डेसिमल, सही आंसर। प्रश्न 7 है, गूगल शीट में J8 सेल नाम क्या दर्शाता है। ऑप्शन बी कॉलम जे, पंक्ति 8, सही आंसर। प्रश्न 8 है, राजेश नेगी ने किस विषय में 33% अंक प्राप्त किए। ऑप्शन बी भौतिकी में, सही आंसर। सभी विषयों पर एक जैसा प्रतिशत फार्मूला लगाने के लिए क्या किया जाता है। ऑप्शन बी यूज फिल हैंडल टू ड्रैग फार्मूला, सही आंसर। प्रश्न 10, कई छात्रों के लिए ग्रेड को कुशलता पूर्वक बदलने के लिए क्या किया जाना चाहिए। सभी सेल में फार्मूला कॉपी करें, सही आंसर। इस प्रकार इस क्विज में मेरे 10 में से 7 आंसर सही हुए और क्विज क्वालिफाई हो गई। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चरण की तरफ। अगला चरण है चरण संख्या 6। इसमें भी एक PDF पढ़ी, उसके बाद ये वीडियो देखा और इसकी क्विज। इस क्विज में पहला प्रश्न है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सेक्शन 5 का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन सी अंकों या प्रगति के आधार पर रैंक निकालना, सही उत्तर। प्रश्न 2 है, स्प्रेडशीट में रैंक देने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है। ऑप्शन सी रैंक, सही उत्तर। प्रश्न 3 है, रैंक फार्मूला लगाते समय सबसे पहले क्या चुना जाता है। ऑप्शन ए पूरा डेटा सेट। ये तीसरा आंसर गलत हो गया, इसका सही उत्तर कोई और ऑप्शन होगा। प्रश्न 4 है, गूगल शीट में किसी भी फार्मूला को किस चिन्ह से शुरू करते हैं। ऑप्शन सी इक्वल टू से, सही आंसर। प्रश्न 5 है, रैंक A2 टू A10 में A2 क्या दर्शाता है। ऑप्शन सी रैंक करने वाला मान, सही उत्तर। प्रश्न संख्या 6 है, रैंक फंक्शन को कम से कम कितने मान आर्गुमेंट्स की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी 2, सही आंसर। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन रैंक फार्मूला का सही उपयोग है। ऑप्शन सी इक्वल टू रैंक A2 टू A10, सही उत्तर। प्रश्न संख्या 8 है, यदि कई विद्यार्थियों के अंक समान हो तो क्या होता है। ऑप्शन ए सभी को समान रैंक मिलती है, सही उत्तर। प्रश्न संख्या 9 है, विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर के आधार पर रैंक देने के लिए किस कॉलम को फार्मूला में चुना जाता है। ऑप्शन सी ऊंचाई कॉलम को, सही उत्तर। प्रश्न 10 है, रैंक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को कौन सा मान दर्शाता है। ऑप्शन ए 0, गलत उत्तर। इस प्रकार इस क्विज में मेरे 8 क्वेश्चन सही हुए, स्कोर रहा 80%। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चरण की तरफ। नेक्स्ट चरण है चरण संख्या 7 और इस अध्याय में कुल चरण 11 हैं। अब 7वें चरण में हमने ये PDF पढ़ा, उसके बाद ये वीडियो देखा और उसके बाद इस चरण की क्विज। पहला क्वेश्चन है, गूगल शीट में सीरियल नंबर ऑटो फिल करने का सही तरीका क्या है। ऑप्शन सी टाइप फर्स्ट नंबर एंड ड्रैग यूजिंग बॉटम राइट पॉइंट व्हाइल होल्डिंग कंट्रोल, सही उत्तर। प्रश्न 2 है, नामों को वर्णमाला क्रम में रखते समय सीरियल नंबर को स्थिर रखने के लिए आपको। ऑप्शन ए यूज फिल्टर ऑन ओनली नेम कॉलम, गलत, इसका सही आंसर कोई और ऑप्शन होगा। प्रश्न 3 है, किस फॉर्मूले से किसी तारीख के लिए सप्ताह का दिन जैसे सोमवार भरा जाता है। मैंने लिखा है ऑप्शन सी वीक डे सेल, गलत उत्तर, इसका सही आंसर कोई और ऑप्शन होगा। प्रश्न 4 है, सितंबर 2024 के लिए तारीख शुरू करने हेतु क्या दर्ज करना चाहिए। मैंने लिखा है बी इक्वल टू टुडे, गलत उत्तर, सही आंसर कोई और ऑप्शन होगा। प्रश्न 5 है, सीरियल नंबर ऑटोफिल करते समय किस कीबोर्ड की का प्रयोग किया जाता है। मैंने लिखा है ऑप्शन सी कंट्रोल, सही उत्तर। प्रश्न संख्या 6 है, किसी सेल को ड्रैग करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला छोटा बिंदु कहलाता है। मैंने लिखा है ऑप्शन बी फिल हैंडल, सही आंसर। प्रश्न 7 है, कौन सी सुविधा डाटा को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करती है। मैंने लिखा है ऑप्शन सी डेटा क्रिएटिव फिल्टर, सही आंसर। प्रश्न 8 है, नामों को वर्णानुक्रम में सॉर्ट करते समय संबंधित सीरियल नंबर को कैसे बनाए रखें। मैंने लिखा है ऑप्शन ए सेलेक्ट बोथ कॉलम टुगेदर, सही आंसर।
प्रश्न नंबर 9 है, यदि 1/9/2024 वाली सेल को नीचे ड्रैग किया जाए तो क्या होता है? मैंने लिखा है वी सेक्वेंशियल डेट फिल, सही आंसर। प्रश्न संख्या 10 है, एक कॉलम में पूरे महीने की दिनांक कैसे भर सकते हैं? ऑप्शन बी, एंटर फर्स्ट डेट देन ड्रैग यूजिंग फिल हैंडल, सही आंसर। इस प्रकार इस क्विज में भी मेरे 7 क्वेश्चन सही हुए, स्कोर 70% और 70% पे क्वालिफाई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चरण की तरफ, चरण संख्या 8। 8वें चरण में ये PDF पढ़ी, उसके बाद ये वीडियो देखा और इसकी क्विज में पहला प्रश्न है, किसी विशेष तिथि के लिए दिए गए कॉलम में P उपस्थिति की संख्या गिनने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? मैंने लगाया ऑप्शन सी, काउंट रेंज P, गलत उत्तर। इसका सही आंसर कोई और ऑप्शन होगा, जो सही आंसर होगा उसमें इफ आएगा, काउंट इफ आएगा। प्रश्न संख्या 2 है, किस फंक्शन का उपयोग एक दिन की कुल उपस्थिति की गणना के लिए किया जाता है? मैंने लिखा है ऑप्शन सी, सम, सही उत्तर। प्रश्न संख्या 3 है, किस कॉलम में ए अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या गिनने के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है? मैंने लिखा है सी इक्वल टू काउंट रेंज ए, गलत उत्तर। इसका सही आंसर कोई और ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 4 है, यदि 8 अवकाश हैं तो काउंट इफ B22 B17 H का परिणाम क्या होगा? मैंने लिखा है ऑप्शन बी 8, सही उत्तर। प्रश्न संख्या 5 है, अटेंडेंस सीट में सम फॉर्मूला किसकी गणना करता है? ऑप्शन सी, टोटल अटेंडेंस ऑफ ए डे, सही उत्तर। प्रश्न संख्या 6 में कौन 3 सितंबर को उपस्थित छात्रों की संख्या को गिनता है? डी, काउंट P B22 B17, गलत। इसका सही आंसर कोई और ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 7 है, सूत्र काउंट इफ रेंज L में L का क्या अर्थ है? मैंने लिखा है ऑप्शन बी, लीव, सही आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, फॉर्मूला को क्षैतिज खींचने का उद्देश्य क्या होता है? सी, टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला टू अदर डेट, सही आंसर। प्रश्न संख्या 9, यदि सम D18 से F18 का उपयोग किया जाए तो ये क्या गणना करता है? मैंने लिखा है ऑप्शन सी, टोटल ऑफ प्रेजेंट लीव एब्सेंट, सही आंसर। प्रश्न संख्या 10 है, यदि डाटा B2 से B17 तक है तो सही रेंज क्या है? मैंने लिखा है ऑप्शन सी, B22 B17, सही आंसर। इस प्रकार इस क्विज में मेरे 7 आंसर सही थे, यानी 70% क्वालिफाइड। 8 चरण पूरे हो गए। नेक्स्ट आया नवा चरण। नवे चरण में ये PDF पढ़ी, वीडियो देखा और ये क्विज स्टार्ट। पहला प्रश्न है, इस स्प्रेडशीट प्रैक्टिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, क्रॉस चेक अटेंडेंस डेटा, सही आंसर। प्रश्न संख्या 2, उदाहरण में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं? ऑप्शन सी, 16, सही आंसर। प्रश्न संख्या 3 है, शीट में कुल योग निकालने के लिए मुख्य रूप से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया गया है? सी, सम, सही उत्तर। प्रश्न संख्या 4 है, क्षैतिज योग हॉरिजॉन्टल टोटल किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए, डे वाइज टोटल, गलत आंसर। इसका आंसर सही आंसर कोई और ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 5 है, यदि किसी विद्यार्थी का योग 29 है जबकि 30 होना चाहिए तो इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सी, ए डेटा एंट्री इज मिसिंग, सही आंसर। प्रश्न संख्या 6, लंबवत योग वर्टिकल टोटल किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, डे वाइज अटेंडेंस टोटल, सही आंसर। प्रश्न संख्या 7 है, 30 दिनों में 16 विद्यार्थियों के लिए कुल कितनी एंट्री होनी चाहिए? बी, 480, सही आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, शीट में विद्यार्थीवार कुल को हाईलाइट करने के लिए कौन सा रंग उपयोग किया गया है? ऑप्शन डी, ग्रीन, गलत आंसर। ये ग्रीन नहीं, कोई और कलर होगा। प्रश्न संख्या 9, सभी विद्यार्थियों के लिए डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या जांचा जाता है? ऑप्शन सी, क्रॉस चेक ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टोटल, सही आंसर। प्रश्न संख्या 10, किस प्रकार की त्रुटि से अभय की एक दिन की प्रेजेंट एंट्री मिस हो गई? ऑप्शन सी, ह्यूमन एरर, सही आंसर। इस प्रकार इस क्विज में मेरे 8 क्वेश्चन सही है, इसको रहा 80%। 9 चरण कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम 10वें चरण की तरफ, और ये 10वें चरण का PDF, ये 10वें चरण का वीडियो, और अब 10वें चरण की क्विज। पहला क्वेश्चन है, गूगल शीट में औसत एवरेज निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है? आंसर बी, एवरेज, सही आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, गूगल शीट में दशमलव औसत को पूर्णांक में कैसे बदला जाता है? ऑप्शन बी, राउंड। एवरेज रेंज 0, सही आंसर। प्रश्न संख्या 3, 2 सेल्स के योग टोटल के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है? ऑप्शन सी, सम A12 V1,
सही आंसर। प्रश्न संख्या 4, ग्रेड देने के लिए सही नेस्टेड इफ फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन बी इक्वल टू इफ A1 इज greater than equal to 90, then A if A1 is greater than equal to 80, then V if A1 is greater than equal to 60, then C otherwise D। सही आंसर। प्रश्न संख्या 5, इस संदर्भ में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, ग्रेड डी और रिजल्ट फेल को हाईलाइट करना। सही आंसर। प्रश्न संख्या 6, रोल नंबर के आधार पर छात्र डेटा खोजने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है? ऑप्शन सी, वी लुकअप। सही आंसर। प्रश्न संख्या 7, यदि छात्र का नाम दूसरे कॉलम में है तो वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा? ऑप्शन बी 2। सही आंसर। प्रश्न संख्या 8, यदि किसी भी विषय में ग्रेड डी हो तो रिजल्ट को फेल दिखाने के लिए कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होता है? ऑप्शन सी, इफ और A1 इक्वल टू डी, B1 इक्वल टू डी, C1 इक्वल टू डी, देन फेल अदरवाइज पास। सही आंसर। प्रश्न संख्या 9, फार्मूला $A$1 में डॉलर साइन का क्या उपयोग है? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए। सही आंसर। प्रश्न संख्या 10 है, सभी छात्रों के लिए फार्मूला को ऑटोमेटिक नीचे भरने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? ऑप्शन बी, ऑटोफिल। सही आंसर। इस प्रकार इस क्विज में मेरे 10 में से 10 सही हुए, स्कोर रहा 100%। इस तरह से मेरे इसमें 10 चरण पूरे हुए। अब आया 11वां चरण, और 11वें चरण में इसमें शायद चैप्टर टेस्ट, हाँ 11वें चरण में चैप्टर टेस्ट है। इसमें 10 प्रश्न हैं। चैप्टर टेस्ट का पहला प्रश्न है, आउटलाइन व्यू में लेवल 1 हेडिंग किसे दर्शाता है? मुख्य विषय या शीर्षक। सही आंसर। प्रश्न 2 है, टेक्स्ट फार्मूला में 4 बार डी 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 का क्या उद्देश्य है? डिस्प्ले फुल बिग डे नेम। सही आंसर। प्रश्न संख्या 3 है, लक्षित सेल का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, जहां फार्मूला डाला जाता है। सही आंसर। प्रश्न संख्या 4, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू और कॉलम इंडेक्स के अलावा क्या आवश्यक होता है? डेटा रेंज। सही आंसर। प्रश्न संख्या 5, गूगल शीट में एच जैसे विशेष मान को गिनने के लिए कौन सा सूत्र उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, काउंट इफ। सही आंसर। प्रश्न संख्या 6, महीने की तारीख भरने के लिए किस सेल के कोने का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, बॉटम राइट कॉर्नर फिल हैंडल। सही आंसर। प्रश्न संख्या 7, फार्मूला दर्ज करने के बाद एंटर दबाने पर क्या होता है? ऑप्शन बी, फार्मूला एग्जीक्यूट एंड गिव रिजल्ट। सही आंसर। प्रश्न संख्या 8, रिपोर्ट कार्ड में ग्रेड फार्मूला लगाने से पहले पहला कदम क्या होता है? ऑप्शन बी, अंक भरना। सही आंसर। प्रश्न संख्या 9, एक ही फार्मूला को कई पंक्तियों में लागू करने के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है? ऑप्शन बी, फिल हैंडल। सही आंसर। प्रश्न संख्या 10, सॉर्टिंग करते समय सीरियल नंबर बदलने से कैसे बचा जाए? ऑप्शन बी, सेलेक्ट फुल डेटा रेंज, देन क्लिक ऑन डेटा, क्रिएट ए फिल्टर। सही आंसर। इस प्रकार दूसरे चैप्टर के चैप्टर टेस्ट में मेरे 10 में से 10 क्वेश्चन सही हुए और मेरा स्कोर रहा 100%। साथियों, मैंने जो ये दूसरे चैप्टर की क्विज की थी, इसमें जो मेरे क्वेश्चन क्विज में आए थे वो मैंने आपके सामने यहाँ डिस्कस किए। कुछ मेरे सही हुए, कुछ गलत हुए, हालांकि मेरा दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन आपके क्विज में भी आए, कुछ बदल के भी आ सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद।